बेटा मैं अगर आपसे पूछूं आज सुबह से आपने क्या क्या काम किया तो जरा सोच के बताइए आज सुबह से आपने क्या क्या चीजें कर ली हैं। क्या आप स्कूल गए थे? क्या आपने वहां पर बहुत सारा लर्निंग वर्क किया, रिटर्न वर्क किया? उसी के साथ घर आके फिर आपने मार्केट जाके मम्मा की भी हेल्प करी और कुछ काम कराया। कुछ इस तरह के काम आपने किए। पर द पॉइंट इज दैट कि जो चीजों को आप काम में कंसीडर करते हैं कि ये काम हमने किया, ये वर्क डन हमने किया, तो क्या साइंस के हिसाब से, फिजिक्स के हिसाब से वो सब एक्चुअली वर्क डन है या नहीं? तो चलिए आज के लेक्चर में हम यही पता करेंगे कि साइंस के हिसाब से कौन सी चीजें वर्क डन में कंसीडर की जा सकती हैं और कौन सी नहीं। सो वेलकम टू द टॉर्क इंस्टीट्यूट। आई एम अनु गुप्ता, योर फेवरेट फिजिक्स फैकल्टी, जो आज आपको क्लास 9 का एक नया लेक्चर पढ़ाने वाले हैं, एक नया चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, जो कि है वर्क एंड एनर्जी। हाँ जी, हम लोग आ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 पे। वर्क एंड एनर्जी चैप्टर रहेगा। इसमें हम लोग बात करेंगे वर्क डन के बारे में, कि हम किन पर्टिकुलर सिचुएशन में कह सकते हैं कि बॉडी ने वर्क डन किया है। उसी के साथ इस चैप्टर में हमें डिटेल में बात करनी है अबाउट द एनर्जी। यस, एनर्जी कुछ नया टर्म तो नहीं है, बहुत बार हमने पढ़ा है, लेकिन हम एनर्जी को डिटेल में समझेंगे और सबसे ज्यादा डिटेल में बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। इसी के साथ इस चैप्टर में एक और टर्म है जिसको बोलते हैं पावर। सो मेनली वर्क, एनर्जी एंड पावर जो है इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आज का जो लेक्चर रहने वाला है दैट इज स्पेसिफिकली अबाउट द वर्क डन। तो हम समझेंगे कि आखिर किन पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई भी बॉडी वर्क डन कर रही है नहीं कर रही, हम कैसे बता सकते हैं। उसी के साथ कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे वर्क डन के ऊपर। सो रेडी, करें स्टार्ट। आइए। ऑलराइट। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर हम दिन भर काफी सारी चीजें करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला, आपने कहा मैम मैं स्कूल गया था, या फिर मैंने बहुत सारा काम किया। हम लोग क्या सोचते हैं ना, हमें जो काम मिला हुआ है राइटिंग का वर्क, हम बैठ के एक जगह राइटिंग वर्क कर रहे हैं, या हम एक ही जगह बैठ के रीडिंग कर रहे हैं, तो वी हैव डन सम वर्क, है ना। हम लोग घर से निकले, मार्केट गए, मार्केट में हमने कुछ काम वगैरह किया और वापस घर आ गए, तो वी थिंक कि हमने मार्केट में कुछ काम करके आए हैं, तो वी हैव डन सम वर्क, राइट। इनफैक्ट देयर इज अ वेरी फेमस एग्जांपल कि अगर हम देख रहे हैं कि कूली है, उस कूली ने काफी सारा सामान अपने सर पे रखा हुआ है, ठीक है ना, तो एक्चुअली में वो कूली ने कोई वर्क डन किया है या नहीं किया है? क्या कूली एक्चुअली कोई वर्क डन नहीं करता और फिर भी हम उसे पैसे दे देते हैं? तो यही सारी चीजें अब लेक्चर में हम देखते हैं। ठीक है, चलो तो ध्यान से समझो। ठीक है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि किसी बॉडी ने वर्क डन किया है या नहीं किया है? उसके लिए ना कुछ कंडीशंस हैं। अगर वो कंडीशंस बॉडी सेटिस्फाई कर देता है तो वर्क डन किया है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो वर्क डन नहीं है। गॉट इट? बस ये सिंपल सी बात है। देखो साइंस में हर चीज वर्क डन नहीं कहलाती, कुछ पर्टिकुलर कंडीशन अगर सेटिस्फाई होंगी तो ही वर्क डन होगा। अब वो कंडीशंस क्या क्या है देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है फोर्स, कि बॉडी पे फोर्स लगा होना ही चाहिए। अगर आपने फोर्स नहीं लगाया तो मतलब वर्क डन नहीं है। अगर फोर्स जीरो तो वर्क डन भी जीरो। फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। सेकंड इज डिस्प्लेसमेंट। कई जगहों पे आप बुक में देखोगे डिस्टेंस भी लिखा हो सकता है शायद, बट एक्चुअली दिस इज डिस्प्लेसमेंट। यानी कि अगर हमने एक पॉइंट से स्टार्ट किया और वापस वहीं आ गए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जीरो। और डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ तो वर्क डन भी जीरो होगा। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगाना होना चाहिए और उस फोर्स से डिस्प्लेसमेंट होना ही चाहिए। डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क डन जीरो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लो मैंने क्या किया, मैं इसको पुश कर रही हूँ, आई एम पुशिंग दिस, तो मैं बोर्ड को पुश कर रही हूँ मतलब मैं फोर्स तो लगा रही हूँ, पर क्या बोर्ड कहीं गया, डिस्प्लेस हुआ? नहीं ना। तो अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो अब मैं कितने भी दम लगा लूं, कितना भी दम लगा लूं इसको मूव कराने के लिए, कितना भी फोर्स लगा लूं, लेकिन मैं मेरा क्या कहलाएगा? वर्क डन जीरो, कि मैंने कोई वर्क डन ही नहीं किया। आप डिस्प्लेसमेंट नहीं लाओगे, नो वर्क डन, है ना। जैसे मान लो एक पहाड़ पे बहुत बड़ा सा पत्थर रखा है, बहुत देर से उसको पुश किए जा रहे हैं, पुश किए जा रहे हैं कि हम पत्थर हिलाएंगे, हम तो बहुत टायर्ड हो गए, पूरी एनर्जी खत्म हो गई, लेकिन वो पत्थर नहीं हिला। ऑल्दो आप टायर्ड हो गए, आपने बहुत सारा फोर्स लगाया, पर अगर वो पत्थर नहीं हिला तो आपका वर्क डन क्या कहलाएगा? जीरो। नो डिस्प्लेसमेंट, नो वर्क डन। इसका मतलब सुबह हम घर से निकले मैम, और जाके हमने मार्केट से काम किया और वापस घर पर आ गए, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है।
डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो क्या वर्क डन भी जीरो है, हाँ जी, तो इसका मतलब आपका वर्क डन जीरो हो गया। इफ यू आर कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क डन भी जीरो। तो ये दो कंडीशन समझ में आई। आ जाओ तीसरे की बात करते हैं। तीसरा कंडीशन ये है कि जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है इनके बीच में एंगल 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 नहीं होना चाहिए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट शुड नॉट बी 90 डिग्री। कोई और एंगल कोई भी चलेगा बट 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। ओके, सो व्हाट वी आर सेइंग, दीज आर सम कंडीशंस। अगर ये कंडीशंस फुलफिल होंगी तो बात बनेगी। अब तीसरा वाला जो पॉइंट है थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ आपको। जैसे मान लो है ना, जिससे इस पे मास है m, मान लो क्या कह रहे हैं हम कि बॉडी का ना डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, इधर, बॉडी इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। बट अगर मैं देखूं फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि mg, mg कहाँ लग रहा है, नीचे, तो फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे, है ना, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, आगे, बॉडी कहाँ जा रही है, आगे। तो अब देखो ध्यान से, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो अगर ऐसा है ना तो फिर हम कहेंगे इस केस में वर्क डन जीरो है। समझ में आया? ठीक है, तो क्या क्या हमने बात करी कि आपका जरूरी क्या क्या चीजें हैं कि whenever you have a body of mass m, ठीक है, तो आपको उस पर फोर्स लगाना होगा एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बॉडी में डिस्प्लेसमेंट भी हुआ होना चाहिए, मतलब ये बॉडी आगे जाके कुछ डिस्प्लेस हो गई होगी, आगे गई होगी, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो वर्क डन है, अदरवाइज नहीं है। सो दैट मीन्स इफ वी हैव टू डिफाइन द वर्क डन, तो वर्क डन को कैसे डिफाइन करेंगे, सबसे पहली बात वर्क डन को हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं and work done is defined as work is said to be done when an external force is applied to an object and the object moves some distance in the direction of the force applied, ठीक है। so this is the definition which you can use, got it? यहां तक क्लियर है? अब चलिए थोड़ी सी और बात करते हैं। ये तो हमारा वर्क डन की डेफिनेशन हो गई, बट नाउ वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट द वर्क डन इन मैथमेटिकल फॉर्म। तो मैथमेटिकली वर्क डन को देखो कैसे लिखते हैं, वर्क डन इज एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन आप थोड़ा याद रख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला होता है, W इक्वल्स टू F इंटू S लिख लो, D लिख लो, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है, ठीक है। ओके, अब बेटा ध्यान से सुनो, यहां तक क्लियर है? अब ना ये जो टर्म है ना, आपको ना 9th एनसीईआरटी की बुक्स में कुछ इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट मैं ना आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज बताने जा रही हूँ, क्योंकि उससे ना आपको एक्चुअली क्लैरिटी हो जाएगी वर्क डन की बहुत अच्छे से, कभी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। मतलब ये ऐसा क्यों बोला मैम आपने थीटा 90 नहीं लेना है, कौन से एंगल्स पे वर्क डन पॉजिटिव लेना है, कौन से पे नेगेटिव, इसकी सारी क्लैरिटी आ जाएगी जब मैं आपको ये छोटी सी बात बताऊंगी। ध्यान से सुनना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ध्यान से कि जो ये वर्क डन होता है ना, जिसका फॉर्मूला हम सिंपल लिख देते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअली वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वैसे इसको लिखने का तरीका होता है, देखो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, तो F डॉट डी, इसको क्या बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके क्या मिले, स्केलर, समझ रहे हो ना, क्योंकि यहाँ पे जो वर्क डन है विच वी कैन सी हियर, वर्क डन क्या है, स्केलर क्वांटिटी, ये ध्यान रखना है ना, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है तो उसको ना डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। तो बेसिकली इनका क्या हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट। और जब इस डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं, व्हेन वी विल ओपन दिस, तो इसको कैसे लिखते हैं, W इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा, W इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा। थीटा अब यहाँ पे क्या है, थीटा बेसिकली यहाँ पे एंगल है, देखो ध्यान से, थीटा एंगल है किस किस के बीच का,
जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो रहा है, ठीक है, और फोर्स कहाँ लग रहा है, लेट अस सपोज फोर्स यहाँ लग रहा था, तो इन दोनों के बीच का एंगल, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच के एंगल को थीटा बुलाया गया। नाउ व्हाट इज दिस cos, COS? दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप लोग 10th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे इसके बारे में। दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ओके। इनकी ना क्या होता है, कुछ वैल्यूज होती है, जैसे आपको यहाँ पे मैं बताऊं, अगर इसमें ना कुछ एंगल्स की वैल्यू होती है, जैसे हमने बोला ना कि F और D के बीच का एंगल, तो मान लो अगर उन दोनों के बीच का एंगल cos 0 है, तो हम लिखेंगे cos 0 की वैल्यू, ये वैल्यूज आप याद कर लेना है ना, cos 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है, कुछ वैल्यूज बता रही हूँ, याद कर लेना, cos 0 इज 1, देन वी नीड cos 30, दैट इज √3/2, cos 45, that is equals to 1, cos 60 is sorry, this one is 1/√2, then this is 1/2, then we have cos 90 which is equals to 0, ठीक है। अब ये कोसाइन की वैल्यूज है, मतलब ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है और हर एक एंगल की वैल्यू होती है, आपको सिर्फ यही एंगल थोड़ा ध्यान में रखने हैं, ठीक है, ये वाले एंगल्स, इनकी वैल्यू ध्यान रखना है। दिस इज 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। तो मैंने अभी आपको क्या सिखाया कि वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, वर्क डन का फॉर्मूला एक्चुअली होता है FD cos थीटा, ये सिखाया ना, W इक्वल्स टू FD cos थीटा, मतलब रियल फॉर्मूला इज दिस, एक्चुअली में ये होता है रियल फॉर्मूला। इस वजह से अब ध्यान रखो, जैसे मैंने अगर आपको बोला है ना, जैसे मैंने क्या बोला आपको कि अगर आपने नोटिस किया कि इस बॉडी पे हमने क्या किया था ना, फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया था, ठीक है, इस डायरेक्शन में धक्का मारा, मान लो इस डायरेक्शन में हमने धक्का मारा और इसी डायरेक्शन में बॉडी क्या हो गई, आगे बढ़ गई, ठीक है ना, इसी डायरेक्शन में सेम। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों कैसे हुए, दे बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो बेटा इनका एंगल बताओ क्या है, इन दोनों के बीच में एंगल, एंगल इज थीटा। क्या बोलोगे, थीटा विल बी 0 डिग्री, ऐसे ही बोलेंगे ना। अब यहां आ जाओ, देखो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू इज 1, तो यहाँ पे ऐसा लिखेंगे हम W इक्वल्स टू FD cos 0, cos 0 इज 1, तो W इक्वल्स टू F इंटू डी। तो ध्यान से देखो यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू कितनी आ गई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और आप देखोगे ये वर्क डन कैसा आया है, पॉजिटिव वर्क डन, दिस इज द पॉजिटिव वर्क डन, राइट, ओके। और इनफैक्ट ये ना मैक्सिमम वर्क डन भी है ना, इससे ज्यादा आपको वर्क डन मिलेगा नहीं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम वर्क डन भी है। चलो केस 2 की मैं बात करूं, मान लो अगर हम ऐसा बात कर रहे हैं कि एक बॉडी पे हमने फोर्स मानो यहां लगाया था, आगे लगाया था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहां हो गया, मान लो डिस्प्लेसमेंट हो गया पीछे, ठीक है, फोर्स यहां लगाया था, डिस्प्लेसमेंट यहां हो गया, F उधर, D इधर, एंगल बताओ, एंगल इज 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। अब मैं आपको पिछले वाले में एक और वैल्यू बता देती हूँ, cos 180 इज -1, ठीक है, -1, ओके। सो नाउ वी आर सेइंग हियर कि अगर ऐसा है, we are talking about the case 2, so W equals to FD cos theta, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री, और अगर 180 डिग्री एंगल है मतलब ये कितना हो गया, -1, तो यहां पे आपको मिनिमम वर्क डन मिलेगा विच इज ऑल्सो द नेगेटिव वर्क डन, -FD, ठीक है ना। ये आपको मैक्सिमम वर्क डन मिल गया था, इधर मैं बात करूं तो here you got the maximum work done which is plus FD, और यहां पर मिनिमम वर्क डन मिल गया which is -FD, क्लियर। ये फर्स्ट केस हो गया, एक सेकंड केस हो गया। अब आ जाते हैं थर्ड केस पे, मतलब कब ऐसा पॉसिबल है, जब मैंने बोला था ना आपको कि अगर इन दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 90, इफ थीटा इज 90, ये 90 कब होगा, अभी बताया था ना आपको कि अगर ऐसा हुआ कि यहां पर जो बॉडी है उसमें फोर्स कहां लग रहा है, नीचे, नीचे ग्रेविटी वाला फोर्स कहां लगता है, नीचे, और डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ, यहाँ पे, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90, और अगर एंगल 90 है तो हम ऐसा डालेंगे FD cos 90। अब देखो ध्यान से, cos 90 की वैल्यू बताओ, टेल मी द वैल्यू ऑफ cos 90, कहां पे दिखाई दे रहा है, cos 90 is here which is equals to 0, yes, so here we are saying that work done in this particular case will be 0, है ना।
इस केस के लिए वर्क डन हो जाएगा 0। समझ में आ गया? तो बस इस तरह से आपको करना है। मैंने आपको 3 केसेस बता दिए वैसे तो, कि वर्क डन आपका मान लो पॉजिटिव वर्क डन कब होगा, है ना? और मैक्सिमम वर्क डन कब मिलेगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो। ठीक है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो तब एंगल 0 बनेगा। एंड cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए हमने ऐसे डाल दिया। और अगर फोर्स इधर लगाया, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, तो एंगल कितना हुआ? 180। ठीक है, 180। और उसमें कितना हुआ? नेगेटिव वर्क डन। ओके, माइनस एफ डी आ जाएगा। इन सबके एग्जांपल्स की भी अभी बात करेंगे, मैं सबके एग्जांपल्स आपको कराऊंगी। ठीक है ना? पहले बस इतना समझो आप। फिर उसके बाद थीटा इक्वल्स टू 90 हुआ तो वर्क डन विल बी 0। ये समझ में आया? अब आपका कोई और एंगल आ गया, मान लो cos 30 आ गया, दोनों के बीच में एंगल 30 बना हुआ है, 45 बना हुआ है, तो भी हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? जैसे रैंडमली आपको कोई दे दिया, मान लो आपको मैंने बोल दिया केस 4 ऐसा कोई दे दिया, जिसमें हमने देखा कि बॉडी है ना, इस पे ना हम ना फोर्स ना यहाँ लगा रहे थे। ठीक है? और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा था? यहाँ पे हो रहा था, इस डायरेक्शन में। और एंगल कितना है? 30। ऐसे मान लो 30 दे सकते हैं, 45, 60 कुछ भी दे सकते हैं। तो अपने को क्या करना है? अपने को तो बस ये पता है कि भाई आपको ये फॉर्मूला यूज कर लेना है, और इसमें थीटा की जगह पे क्या डाल देना है? cos 30 डाल देना है। cos 30 डाल दिया, और cos 30 की वैल्यू हम यहाँ से चेक कर लेंगे। देखो cos 30 की वैल्यू √3/2, √3/2, तो बस ये हमारा हो गया एफ डी इंटू √3/2। दैट्स इट, है ना? मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और जो भी एंगल है वो डालो, और उसकी जो वैल्यू मैंने आपको बताई है उसको यूज कर लो, यू विल गेट योर आंसर। सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस इस तरह से आपको करना है। ठीक है, चलो, इतना क्लियर है? तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि वर्क डन, बेसिकली वर्क डन का फॉर्मूला। अब जो बच्चे चाहते हैं कि मैम हमें तो ज्यादा हाई लेवल नहीं करना, हमको तो सिर्फ आप एनसीईआरटी के हिसाब से बता दो, तो आपको लोड नहीं लेना है। आपको तो सिंपल सी बात है भाई, वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बस ये याद रख लेना है। कुछ नहीं है आपके लिए, एनसीईआरटी वाले मजे में रहे, क्योंकि कुछ है ही नहीं। क्या है? वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बस इतना आप ध्यान रखो भाई। जिसको और एक्स्ट्रा सीखना है और हाँ नॉलेज लेनी है, तो उनके लिए मैंने बता ही दिया था कैसे आपको cos थीटा के फॉर्म में लिखना है, सारी वैल्यूज को यूज करना है। सही है ना? ओके, चलो, अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तो वर्क डन एक स्केलर है कि वेक्टर है? क्या बताया था? स्केलर, वेरी गुड, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। अब दूसरा हम बात कर लेते हैं, आखिर इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट, चलो, फोर्स की एसआई यूनिट बताओ, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की बताओ, मीटर। तो यानी कि इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर। एसआई यूनिट विल बी न्यूटन मीटर। इसी के साथ साथ एक और यूनिट बोली जाती है, मतलब इसका एक नाम दिया गया है, जूल। ठीक है, सीजीएस यूनिट, है ना? अब इसके बाद सीजीएस की बात करेंगे, तो मतलब पहले तो आप ये ध्यान रखो कि एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल। जूल, कई जगह पे इसको जाउल भी बोलते हैं, ठीक है, पर आप जूल याद रखो, है ना? जूल। और देखो सीजीएस यूनिट की बात करें, तो सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क डन इज अर्ग्स, ERGS, अर्ग्स। ठीक है, चलो, अब इनके बीच में रिलेशन देख लेते हैं। 1 जूल जो होता है, चलो 1 जूल जो होता है दैट इज 10⁻⁷ अर्ग्स। ये रिलेशन थोड़ा याद रख लेना। 1 जूल इज 10⁻⁷ अर्ग्स। इज इट क्लियर? ठीक है, बढ़िया, ओके, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सब बढ़िया। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ। आप ना फिजिक्स में ना बहुत बार ऐसा देखेंगे कि ये ना टर्म्स ना चेंज कर दी जाती है। मतलब कभी कभी ना वर्क डन की जगह एनर्जी यूज कर लेते हैं, एनर्जी की जगह हीट यूज कर लेते हैं। मतलब तीनों ना कन्वर्ट की जा सकती है। फिजिक्स में हम ये मानते हैं वर्क डन, है ना, जो भी काम हम बॉडी पे कर रहे हैं उससे एनर्जी में कन्वर्जन हो सकता है, एनर्जी का हीट में कन्वर्जन हो सकता है। और थोड़ा ध्यान से सोचोगे ना तो आपको ये भी याद आएगा, याद याद करो, एनर्जी, हीट, एनर्जी, हीट और वर्क डन तीनों की एसआई यूनिट भी सेम है। हाँ जी, तीनों के एसआई यूनिट है जूल। तो आप ध्यान रखना फिजिक्स में ना हीट, वर्क डन और एनर्जी, ये ना बार बार ना चेंज कर करके यूज कर लिए जाते हैं। कभी किसी की जगह पे कुछ लिख दिया, कभी तीनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, और तीनों का आप एसआई देखोगे तो जूल है, सीजीएस इज अर्ग्स। ठीक है, ओके, चल।
अब ना एक बड़ी डेफिनेशन बार बार आती है, बार बार पूछते हैं, द डेफिनेशन इज ऑफ 1 जूल। एक तो वर्क डन की डेफिनेशन आती है, पहले मैंने बता दिया आपको, वर्क डन की डेफिनेशन आती है। दूसरा ना 1 जूल की डेफिनेशन भी बड़ी बार पूछते हैं कि आखिर 1 जूल क्या होता है। तो 1 जूल के बारे में सोचें तो बेटा वर्क डन क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर अगर किसी बॉडी पे हम 1 न्यूटन फोर्स लगाते हैं, किसी बॉडी पे अगर हम 1 न्यूटन फोर्स लगाते हैं और 1 न्यूटन फोर्स लगाने के बाद हम देखते हैं कि वो कितनी आगे बढ़ गई, 1 मीटर, 1 मीटर। तो उस पे कितना काम किया गया, इसका मतलब 1 जूल वर्क डन किया गया। ठीक है ना, इसका मतलब 1 जूल वर्क डन किया गया, दैट्स इट। तो ये जो डेफिनेशन लिखी है ये आप एग्जाम में लिख सकते हैं। 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस इट बाय 1 मीटर अलोंग द, देखो इसका क्या मतलब होता है, अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया था उसी डायरेक्शन में बॉडी ने 1 मीटर डिस्प्लेस किया, तो वर्क डन कितना होगा, 1 जूल। यहां तक क्लियर है, सबको याद हो जाएगी डेफिनेशन, कोई दिक्कत। 2 डेफिनेशन याद करनी है, अभी तक मैंने सिर्फ आपको बताई, जो वर्क डन की डेफिनेशन और दूसरी जूल की डेफिनेशन। और क्या याद रखना है, बस एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वर्क डन कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर की वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी है, बहुत बढ़िया। ऐसा यूनिट क्या है, जूल। सीजीएस क्या है, अर्ग्स। रिलेशन क्या है, 1 जूल इक्वल्स टू 10 की पावर 7 अर्ग्स। वेरी गुड, बस इतना ही तो है। क्लियर है यहां तक, क्लियर। चलिए आ जाइए बेटा, नेचर ऑफ वर्क डन की बात करते हैं। नेचर ऑफ वर्क डन, अब ध्यान से सुनो, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है तो इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव इन सब का तो मतलब नहीं बैठता, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। बट स्टिल हम देखते हैं, मैंने बताया था ना अभी कि देयर इज अ पॉजिटिव वर्क डन, देयर इज अ नेगेटिव वर्क डन, तो उसलिए ना हमने इसको क्या बोला, नेचर ऑफ वर्क डन। नेचर ऑफ वर्क डन के नाम से हम इसे पढ़ेंगे, ओके, कि वी हैव 3 नेचर्स ऑफ वर्क डन। एक होता है पॉजिटिव वर्क, ठीक है, ऑल्दो दिस इज स्केलर, ये ध्यान रखना है ना, बट हम वैसे पढ़ रहे हैं इन दिस टर्म, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, विच सिंपली टेल्स यू कि भाई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है कि अलग में है, बस इसके लिए होता है ना। और जीरो वर्क डन, ये 3 हमने पढ़ने हैं, ठीक है, ऑल्दो मैंने आपको पढ़ा भी दिया है, बस उसी को थोड़ा सा रिपीट करने वाले हैं विद एग्जांपल्स। रेडी, ओके, चल बताओ पॉजिटिव वर्क डन क्या है। पॉजिटिव वर्क डन इज द वन जिसमें हमने क्या देखा था कि बॉडी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया था उसी डायरेक्शन में गई थी, राइट, दोनों के बीच में एंगल कितना था, 0 डिग्री। बट पॉइंट इज दैट पॉजिटिव वर्क डन ना, बेटा ध्यान से सुनो, पॉजिटिव वर्क डन ना कहां से कहां तक हो सकता है, जब हम बात करें कि एंगल कितना है, एक्यूट। एक्यूट एंगल में यू विल ऑलवेज गेट पॉजिटिव वर्क डन, एक्यूट एंगल में। एक्यूट एंगल मतलब 0 से 90, ठीक है। पॉजिटिव वर्क डन आपको कब मिलेगा, व्हेन यू हैव द एक्यूट एंगल, किस किस के बीच में, बिटवीन एफ एंड डी, वो तो हमको पता ही है कि भाई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच के एंगल की बात चल रही है ना। और एक्यूट एंगल क्या होता है, एंगल बिटवीन 0 डिग्री टू 90, है ना, उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल, गॉट इट, ओके। और देखो, अब देखो यहां तक समझ में आ गया हमें कि अगर आपके पास एक्यूट एंगल है तो वर्क डन कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। जैसे आपने 30 ले लिया था, 45 ले लो, तो भी आपको दिख रहा था ना वैल्यूज, मैंने आपको लेके भी दिखाई थी कि पॉजिटिव वर्क डन ही आता है। अब थोड़ा सा इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं, चलिए। पॉजिटिव वर्क डन का एग्जांपल, जैसे मान लो ये बंदा क्या कर रहा है ना, नीचे से कुछ चीज को ऐसे ऊपर उठा रहा है, ऐसे, राइट। तो मतलब हमने फोर्स किधर लगाया, हमने फोर्स लगाया ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट भी कहां हुआ, ऊपर, राइट। देखो ध्यान से, ये बंदा फोर्स कहां लगा रहा है, ऊपर, फोर्स भी ऊपर लग रहा है और बॉडी भी कहां जा रही है, ऊपर। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, तो किसका एग्जांपल हो गया, पॉजिटिव वर्क डन का, है ना, पॉजिटिव वर्क डन का। वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल पॉजिटिव वर्क डन का, जैसे मान लो हमने क्या किया ना, ये स्प्रिंग है ना, यहाँ पे एक स्प्रिंग है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, अब इसको स्ट्रेच किया, खींचा, ठीक है ना, तो आप खींचोगे तो आप क्या देखोगे कि आपने यहां पे लगाया था एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है,
तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो क्या हो गया, वर्क डन पॉजिटिव। ये भी एग्जांपल किसका हो गया, पॉजिटिव वर्क डन का, इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, राइट। चलो अगला बात करें नेगेटिव वर्क डन की, तो बेटा नेगेटिव वर्क डन कब आपको मिलता है, जब इनके बीच में एंगल कैसा हो, ऑब्ट्यूज। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कैसा होना चाहिए, ऑब्ट्यूज, तब आपको नेगेटिव वर्क डन मिलता है, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल, अब ये ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं, जब हम बात करते हैं कि 90 से ज्यादा हो और 180 से कम, ऐसे एंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, सही है ना, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। 180 के इक्वल भी हो सकता है, दैट वन। ओके चलो इसके एग्जांपल्स देखते हैं, पहले नेगेटिव वर्क डन के एग्जांपल देखते हैं। देखो जैसे मान लो आप बात करें कि कोई भी बॉडी जो है वो ऐसे सरफेस पे मूव कर रही है जिसमें फ्रिक्शन भी है, सही है ना। जैसे मान लो ये बॉडी जो है ना, ये क्या कर रही है, ये ना इस डायरेक्शन में जा रही है ना, मोशन कहाँ है, इस डायरेक्शन में। अच्छा मोशन इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, फ्रिक्शन कहाँ लगता है, जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उसके उल्टे डायरेक्शन में, यानी कि फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे। तो ध्यान से सोचो, बॉडी कहाँ जा रही है, डिस्प्लेस कहाँ कर रही है, आगे, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, आगे, फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, पीछे। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, एंगल हो गया 180 और cos 180 इज -1, हो गया ना एग्जाम्पल। तो ऐसे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि अगर मान लो कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वर्क डन कैसा होगा, कैसा होगा, नेगेटिव, सही है। चलो और कोई एग्जांपल देखते हैं, क्या मैम और कोई एग्जांपल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जब हम मान लो गाड़ी में चल रहे हैं और हमने क्या लगाया, ब्रेक अप्लाई किया, ठीक है ना, हम कार से चल रहे हैं, हमने ब्रेक अप्लाई किया, तो उस केस में आप देखते हो कि डिस्प्लेसमेंट तो आगे हो रहा है ना, आपने अप्लाई किया, ठीक है, अभी गाड़ी रुकी नहीं है ना, आगे जा रही है ना, अभी भी आगे जा रही है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लग रहा है, सॉरी फोर्स कहाँ लग रहा है, पीछे की तरफ। तो यहां पर भी आप देखोगे दोनों का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट, एंड इस वजह से ये नेगेटिव वर्क डन का एग्जांपल हो जाएगा। क्लियर, सो रिमेंबर दिस थिंग, एक तो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स वाला एग्जांपल हो जाएगा और दूसरा वर्क डन बाय ब्रेकिंग फोर्स ऑन द कार इज नेगेटिव। गॉट इट, ओके, यस, आइए नेक्स्ट पे। अब बात करते हैं जीरो वर्क डन की। जीरो वर्क डन हमें कब मिला था, हमने क्या बोला था भाई, कंडीशन क्या है कि भाई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 90 अगर हो गया, 90 अगर हो गया तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जो हम नहीं चाहते। तो हमने क्या बोला कि जीरो वर्क डन की अगर हम बात करें तो वो कितने एंगल पे मिलता है, जब एंगल होता है 90, ठीक है ना, 90। एक तो ये है और एक और भी कंडीशन है भाई, एक और है, बताओ और क्या कंडीशन है, कि आपने बॉडी पे फोर्स तो लगाया पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। तो उस केस में भी वर्क डन क्या बनेगा, जीरो, है ना, वर्क डन क्या बन जाएगा, जीरो। तो हाँ जी, क्या एग्जांपल बताया था मैंने, लाइक वी कैन टेक द एग्जांपल, वी पुश द वॉल एंड इट रिमेन्स एट रेस्ट, हम धक्का लगाए जा रहे हैं, वॉल पे धक्का लगाए जा रहे हैं, बट डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा, वॉल कहीं जा ही नहीं रही, हम में इतना दम ही नहीं है। तो दम नहीं है तो भाई आपका फिर वर्क डन भी कंसीडर नहीं होगा, चाहे आप कितना ही थक जाएं, ठीक है, हम कितना ही थक जाएं वॉल को पुश कर करके, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं किया वर्क डन भी नहीं कंसीडर होगा। तो देख रहे हो फिजिक्स में और साइंस में कितना इंटरेस्टिंग चीजें हैं, कि अच्छा हम लोग इतना मेहनत करते रहते हैं, इतना कुछ पढ़ाई करते रहते हैं, एक ही जगह बैठ के पढ़ते रहते हैं, एक ही जगह बैठ के पढ़ते रहते हो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। तो आप कितने भी घंटे पढ़ो, साइंस के हिसाब से, फिजिक्स के हिसाब से हम आपका वर्क डन क्या कंसीडर करेंगे, जीरो, है ना, क्या कंसीडर करेंगे, जीरो। उसी तरह से मान लो आपके पास क्या है, कोई बैग है, आपने इतना बड़ा बैग सर पे उठा के रखा हुआ है ऐसे, यू कैरिंग द बैग लाइक दिस, और थक गए हो, घंटों से बैग लेके खड़े हो, लेकिन कहीं जा तो नहीं रहे ना, यू आर जस्ट स्टैंडिंग, एंड इफ यू आर जस्ट स्टैंडिंग इट मींस देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, और फिर भी उस केस में वर्क डन क्या कंसीडर होगा, जीरो, समझ रहे हो। तो अगर हमने कुछ चीजें हैवी सी उठा के रखे भी है भी सही हमारे पास, और लेकिन हम कहीं गए नहीं, तो वर्क डन जीरो कंसीडर होता है। समझ में आ गया, ओके। आइए और देखिए और कौन सी एग्जांपल हम कंसीडर कर सकते हैं फॉर जीरो वर्क डन। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल तो बता ही दिया था कि भाई आप क्या कर रहे हो ना, भाई ग्रेविटी की वजह से फोर्स नीचे लग रहा है बट डिस्प्लेसमेंट यहाँ लग रहा है, तो 90 डिग्री बन रहा है, इसलिए वर्क डन जीरो है।
बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ वेरी फेमस एग्जांपल, बहुत बढ़िया एग्जांपल है ये, कि जिसमें हम क्या बोलते हैं कि व्हेन द सैटेलाइट इज मूविंग अराउंड द अर्थ, व्हेन द सैटेलाइट इज मूविंग अराउंड द अर्थ, इन दैट केस आल्सो वर्क डन इज जीरो, है ना। देखो इन दैट केस वर्क डन इज आल्सो जीरो, पता क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, ये अर्थ है, ये सैटेलाइट है, तो ये अर्थ क्या कर रही है ना, इस सैटेलाइट को अपनी तरफ खींच रही है। क्यों खींच रही है? पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, है ना, या कह सकते हो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से बॉडी सर्कल में घूमे जा रही है, घूमे जा रही है ना। तो मतलब फोर्स कह सकते हैं हम, यहाँ लग रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखो, फोर्स कहाँ लग रहा है, यहाँ। और हमने एक चीज और पढ़ी थी कि बॉडी जब भी सर्कुलर पाथ में मूव करती है, अगर मान लो मैं उसको किसी पॉइंट पे छोड़ दूं, यहाँ पे छोड़ दूं, तो वो फटाक से कैसे जाएगी, टेंजेंशियली। यहाँ छोड़ दो कैसे जाएगी, यहाँ पे, है ना। यहाँ छोड़ दो कैसे जाएगी, ऐसे। तो मतलब बॉडी की जो प्रोबेबिलिटी है कहीं जाने की, वो कैसे रहती है, ऐसे रहती है, ऐसे जाती है ना। तो मतलब ये है उसका एक तरह से डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। तो देखो क्या बना दोनों के बीच में एंगल, 90, है ना। तो यहाँ पर भी वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी जीरो। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ी एग्जांपल है, बिल्कुल ध्यान रखना इसको। ठीक है, और कोई एग्जांपल सोचो, और कोई ऐसे एग्जांपल ध्यान में आ रहा है कि हम लोग का वर्क डन जीरो हो जाएगा, कैसे जीरो हो जाएगा? हाँ, ऐसा भी तो कह सकते हैं कि अगर अगर हमने क्या किया, यहां से चला, है ना, एक सर्कुलर पाथ है, एक सर्कुलर ट्रैक है, हम भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, रनिंग करे जा रहे हैं, और वापस यहाँ लौट के आ गए। तो अगर हम सर्कुलर ट्रैक पे गोल चक्कर काट काट के वापस वहीं आ गए, तो वर्क डन क्या हो गया, जीरो। समझे? और देखो, अगर मान लो ये क्या है हमारे पास, लेट अस सपोज यहाँ पे हमारे पास क्या है ना बेटा, बीच में ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के आसपास कौन घूमता है, न्यूक्लियस के आसपास घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन, है ना, और इस पे क्या लग रहा होता है, फोर्स लग रहा होता है न्यूक्लियस की तरफ, लेकिन इसकी खुद की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इधर जाने की। ठीक है ना। तो इस वाले पर्टिकुलर केस में भी हम क्या कह सकते हैं, वर्क डन क्या रहेगा, जीरो। जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के अराउंड, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है, तो इस केस में भी वर्क डन जीरो हो जाएगा। सभी क्लियर है आपको, कोई दिक्कत? ओके। तो बेटा मैंने जो जो आपको बताया समझाया, एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ ताकि आपका थ्योरी क्लियर हो जाए, और फिर आपका सिर्फ क्या बच जाएगा, ओनली न्यूमेरिकल सेक्शन, ओनली न्यूमेरिकल सेक्शन। तो देखो, मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया कि भाई फिजिक्स में वर्क डन क्या कंसिडरेशन में जाता है, वर्क डन उसी को ही कंसिडरेशन में जाएगा, वर्क डन उसी के लिए कंसिडर होगा जिसमें बॉडी पे फोर्स लगा होगा। ठीक है, फोर्स होना ही चाहिए, फोर्स नहीं लगाया तो वर्क डन की बात ही खत्म। डिस्प्लेसमेंट होना ही चाहिए, डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क डन जीरो। तीसरा, एफ और डी के बीच में एंगल 90 नहीं होना चाहिए, ये हमने पढ़ा। ठीक है, ओके, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा कि जो वर्क डन होता है इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बट अगर एक्स्ट्रा नॉलेज की बात करें तो W क्या होता है वैसे, एफ डी कॉस थीटा। अब इन सब की वैल्यूज भी अलग अलग एंगल्स पे मैंने बताई, तो W इज एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, और क्या बताया मैंने बताया कि वर्क डन क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी है। ओके, एस का यूनिट क्या है, जूल है। सीजीएस क्या है, अर्ग्स है। और इनके बीच में रिलेशन क्या बताया था, 1 जूल इक्वल्स टू 10 की पावर 7 अर्ग्स, ये हमने बात करी। सही है, और हमने क्या बात करी, नेचर ऑफ वर्क डन, है ना, कि वर्क डन का नेचर क्या क्या है। तो हमने सीखा ये कैसा कैसा है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव कब होगा, जब एंगल एक्यूट होगा। नेगेटिव कब होगा, जब ऑब्ट्यूज होगा। और जीरो कब होगा, जब एंगल 0 डिग्री होगा या फिर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। ठीक है ना, समझे यहां तक, कोई दिक्कत? आई होप यहां तक आपको समझ में आया, और थ्योरी मैंने बढ़िया से करा दिया, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। देख लो, यही चीजें कंक्लूड करके हम बोल सकते हैं हमने की है। ठीक है ना, ओके। चलो, अब कुछ बहुत बढ़िया मैं बताने वाली हूँ, मतलब कुछ ऐसी चीज जिससे एक्चुअली आपका कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा वर्क डन को लेके, क्योंकि वर्क डन इज समथिंग की आपने समझ तो लिया, लेकिन क्वेश्चन ना थोड़ा अलग अलग तरह से पूछ लेते हैं, फिर आपका आंसर गलत आ जाता है। तो अभी जो बात मैं आपको बहुत ध्यान से सुनना, जो आपको बात बताने वाली हूँ बहुत ध्यान से सुनना, उसी से ही आपका वर्क डन का कंसेप्ट स्ट्रांग होने वाला है। और क्या है वो कंसेप्ट, सुनो ध्यान से। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ क्या ले रही हूँ,
कि यहाँ पे ना एक बॉडी है जिसका मास है m, ठीक है। अब हमने क्या किया ना, इस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया F, ऐसे इस डायरेक्शन में, और हमने क्या देखा, बॉडी ना डिस्प्लेस होके आगे चलेगी, ठीक है। मान लो वो कुछ यहां पहुंच गई, ओके, ठीक है, यहां चलेगी। अब मैं ये कह रही हूं कि यहाँ पे ना इस बॉडी में क्या है ना, फ्रिक्शन भी है, मतलब देयर इज अ फ्रिक्शन आल्सो एक्टिंग ऑन दिस बॉडी। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा, फ्रिक्शन लग रहा होगा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि पीछे, ठीक है। फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स कहाँ लग रहा है, आगे, जिस वजह से बॉडी आगे गई। फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, मोशन जिस डायरेक्शन में उसके अपोजिट, यानी कि पीछे। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, क्या इस पे ग्रेविटी भी एक्ट कर रही होगी? बिल्कुल कर रही होगी, अगर ये अर्थ पे है तो लग रही होगी ना ग्रेविटी भी। कहाँ पे लग रही होगी, नीचे, है ना, यानी कि mg नीचे एक्ट कर रहा है, विच इज व्हाट, दिस इज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ये तो एक्सटर्नल फोर्स है, ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स है, ये फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी हो गया ना। सबकी डायरेक्शन अलग अलग भी है फोर्स की। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, मुझे ना वर्क डन बताइए, वर्क डन पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है? कम ऑन बताइए, वर्क डन क्या है इस केस में? when the body is moving in this direction, okay, displacement is in this direction, बताओ, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो? कमेंट्स में बताइए, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो? हाँ जी, तो ध्यान से सुनिए, अब यहाँ पे क्या बात है, यहाँ पे आपको कहना चाहिए, मैम ये बताइए कि आप वर्क डन किस फोर्स की वजह से पूछना चाह रहे हो, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग फोर्सेस हैं और सभी फोर्स की वजह से आंसर अलग आएगा। तो इसका मतलब हमें क्वेश्चन में ध्यान से ये पढ़ना है, जब वो वर्क डन पूछेगा तो वर्क डन बाय व्हाट, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, या वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, है ना। जैसे ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर मैं बात करूं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, है ना, जो हमने बाहर से लगाया था, अब ध्यान से देखो उसको, कहां लग रहा है ये, इस डायरेक्शन में, एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट भी कहां हो रही है, इसी डायरेक्शन में। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, दोनों के बीच में एंगल हुआ जीरो, और अगर जीरो हुआ तो ये कैसा वर्क डन आएगा, पॉजिटिव, है ना, क्योंकि cos 0 इज 1, राइट, उसमें हमने पॉजिटिव वर्क डन देखा था। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया, पॉजिटिव। अब दूसरा मैंने आपसे पूछा, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। अब देखते हैं क्या इसकी वजह से आंसर बदलेगा। देखो ध्यान से, फ्रिक्शनल फोर्स, अब फ्रिक्शनल फोर्स कहां लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स तो लग रहा है पीछे यहां पे, और डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, आगे। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 180, और cos 180 कितना था, -1, यानी कि यहां पे आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। समझ रहे हो भाई, फ्रिक्शन फोर्स तो इधर लग रहा है ना, और डिस्प्लेसमेंट आगे है, सही है। तो इसका मतलब इस केस में वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, नेगेटिव, नेगेटिव। चलो अब कौन सा बच गया, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज, बताओ। अब इसकी वजह से बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लग रहा है, नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लग रहा है, नीचे, और डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, आगे। एंगल कितना है, 90, तो कितना आंसर आएगा, हाँ जी, यस, 0 डिग्री। समझ में आया, मतलब एक ही चीज है ना, एक ही पर्टिकुलर केस था जिसमें हमने कहा था बॉडी यहां से यहां जा रही है, लेकिन वर्क डन पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों ही निकल गए। यानी कि इस बात पे बहुत डिपेंड करता है कि आखिर वर्क डन पूछना किसके लिए चाह रहे हो आप, सही बात है ना, किस चीज के लिए वर्क डन पूछना चाह रहे हो। तो ये कुछ लिख लो आप बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट आपका कंसेप्ट है, ताकि आप हर क्वेश्चन में उस हिसाब से इसको लगा सको। सही है, बढ़िया, मजा आया। जिसको ये कंसेप्ट अच्छा लगा, चलिए कमेंट्स में मुझे बताइए, कमेंट्स में हार्ट बनाइए, ओके। चलो, ओके, सो फाइनली आफ्टर ऑल ऑफ दिस, अब हमारी बारी आ जाती है न्यूमेरिकल्स की। अब मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, तो हर एक बच्चा बिल्कुल एक्टिवली पार्टिसिपेट करके क्वेश्चंस के आंसर देना। बहुत आसान आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे, ठीक है। जो फॉर्मूला आपको बताया गया है, जो चीजें आपको बताई गई, बस उसी पे ही बेस्ड आपके सवाल रहेंगे। रेडी है, करें शुरू, आइए। चले, देखो क्या है क्वेश्चन, work done by a passenger standing on a platform holding a suitcase of weight 10 kg। एक बंदा
10 किलो का वजन लेके ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, क्या वर्क डन है? वर्क डन बाय द पैसेंजर बताओ क्या है? कोई काम किया उसने? कोई डिस्प्लेसमेंट किया? नहीं किया ना, तो वर्क डन क्या होगा? ज़ीरो, है ना? इन दिस केस व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो तो वर्क डन भी होगा ज़ीरो, राइट? ओके, अगला देखो। इन केस ऑफ नेगेटिव वर्क, अच्छा नेगेटिव वर्क पूछ रहे हैं, नेगेटिव वर्क में पूछ रहे हैं एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बताओ बताओ भाई, नेगेटिव वर्क में हमने क्या देखा था कि जो इन दोनों के बीच का एंगल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? ऑब्ट्यूज। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज। ठीक है, इट कैन बी 180, इट कैन बी 120, एनीथिंग लाइक दैट, राइट? ओके, चलो नेक्स्ट देखिए। A body of mass 5 kg is displaced through a distance of 4 meter under an acceleration of 3 meter per second square. देखो ध्यान से, जो जो लिखा बोला है वो लिख लेते हैं। इसने बोला एक बॉडी है जिसका मास है 5 kg, ओके। अब उसको डिस्प्लेस किया गया कितना? 4 मीटर। कितनी एक्सेलरेशन से? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। पूछा क्या है? वर्क डन। देखो ध्यान से, अब वर्क डन का फॉर्मूला तो हम क्या जानते हैं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ओके जी। सो W इक्वल्स टू F इंटू डी। अब क्वेश्चन में बेटा फोर्स तो गिवन नहीं है, बट क्या गिवन है? मास गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, तो क्या फोर्स एम में होता है? होता है, राइट? सो एम ए इंटू डी। अब देखो 5 इंटू 3 इंटू 4, तो आंसर कितना बन रहा है? सो आंसर विल बी 60 जूल। ओके, वर्क डन कितना हो गया? 60 जूल। देखो फोर्स गिवन होता है, डिस्प्लेसमेंट गिवन होता है, हम निकाल ही लेते हैं, बट अगर मास गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, तो कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। ओके, चल, so 60 joule will be the answer for this. Now see the next question. जैसे मान लो एक बॉडी है जिसका मास है 1 kg, ठीक है। हमने क्या किया, इस पे ना फोर्स लगाया। फोर्स कितना लगाया? 10 डाइन, 10 डाइन, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट हमने देखा कितना हो गया। मान लो ये यहां से यहां तक चली और डिस्प्लेसमेंट हुआ इसमें 3 मीटर्स, 3 मीटर। फोर्स कितना लगाया था? 10 डाइन, और चली कितनी? 3 मीटर। तो पूछ रहे हैं वर्क डन निकालिए। दे आर आस्किंग फॉर वर्क डन, तो कैसे निकालेंगे? देखो W इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। अच्छा, अब देखो ध्यान से, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया उसी डायरेक्शन में बॉडी जा रही है, इन द सेम डायरेक्शन। फोर्स इधर लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हुआ, यानी कि W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। थीटा क्या होगा इस केस में? थीटा विल बी 0। सो ये हो गया एफ एस कॉस 0, और कॉस 0 कितना होता है? कॉस 0 इज 1। सो W इक्वल्स टू एफ एस। फोर्स ध्यान से देखो कितना गिवन है? 10 डाइन। तो डाइन को पहले बेटा सीजीएस में कन्वर्ट करना है, मतलब न्यूटन में कन्वर्ट करना है। वो कैसे कन्वर्ट करते हैं? 10 इंटू 10 की पावर -5, ऐसे कन्वर्ट करते हैं ना। तो 10 इंटू 10 की पावर -5, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 3। तो ये कितना होगा? -5 और +1, सो 10 की पावर -4 इंटू 3। सो ये आंसर आ गया 3 इंटू 10 की पावर -4 जूल। ठीक है, तो हमने क्या बोला? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट है तो थीटा क्या लोगे? 0 डिग्री। सो W इक्वल्स टू एफ एस, सिंपली ये फॉर्मूला आ जाएगा। और डाइन को हमने कन्वर्ट कर देना है न्यूटन में, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो इन मीटर। अगर डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर में होता ना, फिर आपका चल जाता, फिर कोई दिक्कत नहीं थी, फिर चला लेते, फिर आंसर फाइनल अर्ग्स में निकाल लेते, लेकिन अब भी कन्वर्ट करने की जरूरत थी। ठीक है, ओके, चलो अब देखो ध्यान से। जैसे मान लो एक ये क्वेश्चन है आपके पास कि एक बॉडी पे ना हमने क्या किया ना भाई, फोर्स लगाया, किधर? इधर लगाया, ठीक है। लेट अस सपोज कितना लगाया? 20 न्यूटन। ओके, देखो अब ध्यान से, 20 न्यूटन लगाया हमने फोर्स, और हमने देखा डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ? यहाँ हुआ। कितना हुआ? लेट अस सपोज 5 मीटर हुआ, और कितने एंगल पे है? 60 डिग्री पे। मान लो ऐसे क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को? W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, ये लिखो आप। फोर्स कितना है? 20, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5, और एंगल कितना है? 60। अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको थोड़ा वैल्यूज याद रखने पड़ेंगे। cos 60 की वैल्यू
याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। cos 60 की वैल्यू कितनी है? द वैल्यू ऑफ cos 60 इज 1/2, तो ये डाल दो, इससे काटोगे तो कितना आएगा 10, तो आंसर कितना बन गया 50 जूल। ओके देखो आपके एनसीईआरटी में मैं बात करूं तो वहां पे इतने एंगल वगैरह वाली बात है ही नहीं, वहां तो सिंपल आपसे पूछते हैं भाई एक बॉडी है जिस पे हमने फोर्स इतना लगाया, डिस्प्लेसमेंट इतना लगाया, बताओ वर्क डन क्या है, एफ इंटू एच, कुछ है ही नहीं। एनसीईआरटी के सवालों में मैं बात करूं तो बेटा बहुत आसान आसान सवाल है, डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ एस लगा के आपकी बात बन जाएगी। लेकिन अगर एंगल्स वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपको बस ऐसे सॉल्व करना है, एफ एस कॉस थीटा लगा देना है। थीटाज में जो वैल्यूज हैं वो मैं आपको दे चुकी हूँ कॉस थीटा की, वो आप थोड़ा याद रखेंगे तो आपके सवाल बन जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर पेपर को अच्छा बनाना है, अच्छे लेवल का बनाना है, तब वो ऐसे क्वेश्चंस डालेंगे, तो इसलिए हमें ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी जरूरी है। ओके मेरे साथ सभी बच्चे क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करते रहें, इसी के साथ अपनी वर्कशीट जरूर करें। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इज वेरी गुड बुक जहां से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस और भी ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी साइड से क्वेश्चंस चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए कि मैम इसकी वर्कशीट हमें आप असाइन कर दो, तो विल डू दैट, तो आप मुझे बता देना, ठीक है। ओके चलो अगला देखें सवाल, आओ चलो लेट्स सी दिस क्वेश्चन, पढ़ो एक बारी, पढ़ो एक बार क्या सवाल है। कैलकुलेट द वर्क डन in raising a bucket full of water and weighing 200 kg through a height of 5 मीटर, है ना। अब वो ये कह रहे हैं भाई मान लो यहाँ पे ना हमारे पास एक बकेट है ऐसे, अब वो बकेट है ना जो, इसको ना आपको ऊपर लेके आना है, इसमें और पानी है ऑलरेडी, मतलब ये 200 किलो की बकेट है आपकी, और आप इसको 5 मीटर ऊपर लेके जाना चाहते हो ऐसे। तो भाई कोई चीज इतनी भारी है और उसको आपको ऊपर लेके जाना है, तो वर्क डन तो करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा। तो वो वही वर्क डन पूछ रहे हैं कि आखिर अगर इतने 200 किलो की बाल्टी को उठा के ऊपर लेके आना है तो काम कितना करना पड़ेगा। और भाई ये आना हमको जरूरी भी है, कल को हम इंजीनियर बन गए और हमें ये नहीं पता इस चीज को उठाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो हम लोग कैसे मशीन बनाएंगे, कैसे काम करेंगे। तो इसलिए समझो कि कैसे वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन कैसे निकलेगा भाई, वर्क डन निकलेगा यूजिंग द फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सही है, ठीक है। अब आपने बॉडी को कैसे उठाना है ना, फोर्स कैसे लगाओगे, ऊपर लगाओगे ना, ऊपर फोर्स लगाओगे ना तभी तो ये ऊपर जाएगी, और ऊपर फोर्स लगाया और बाल्टी भी कहां गई, ऊपर गई। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों कौन सी है, सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में है, यानी कि cos 0 हो गया, cos 0 क्या होता है 1, यानी कि W क्या होगा FT। पहली बात तो ये क्लियर होगी कि एंगल क्या डलेगा 0 डिग्री डलेगा, ठीक है। अब अगली बात देखते हैं, अब हमें ये सोचना है कि आखिर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो देखो ये जो है इसका वजन कितना है 200 किलो, यानी कि इसको ना ग्रेविटी, है ना, ग्रेविटी नीचे खींच रही होगी कितने से, mg से, mg से नीचे खींच रही होगी ना, mg का मतलब 200 इंटू, अब क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं, 9.8 दिया है क्या, हाँ 9.8 दिया है भाई, 9.8 लेना है, सो 200 इंटू 9.8 ले लेंगे, यानी कि mg से बॉडी mg से नीचे खींच रही है तो उतना ही फोर्स मुझे ऊपर लगाना पड़ेगा ना, तभी तो बॉडी को खींच पाएंगे हम ना। तो फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, W इक्वल्स टू एम जी इंटू डी। ओके यहाँ पे मास कितना डल जाएगा, मास हमारा डल जाएगा 200 kg, जी कितना डल जाएगा 9.8, और डिस्प्लेसमेंट कितना कराना है 5। तो बस इसको सॉल्व करना है, 200 इंटू 9.8 इंटू 5, देखो ऑप्शंस में कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा 9800 जूल। तो व्हेन यू विल सॉल्व दिस तो वर्क डन हमारा कितना आ गया 9800 जूल। समझ में आ गया, बस ऐसे करना होता है। ओके मतलब अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आए जिसमें बॉडी को ऊपर उठा के लेके जा रहे हैं ना, मतलब आपका जो फोर्स रहेगा विच यू हैव टू अप्लाई दैट इज इक्वल्स टू mg। गॉट इट, समझ में आया, मजा आया। ओके सो आई होप आपको समझ में आया हो, जो आज मैंने कंटेंट कराया है उसमें मेजरली पोर्शन थ्योरी था ताकि आप वर्क डन को अच्छे से समझो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वर्क डन इन अ प्रॉपर वे। अच्छे से मैंने थ्योरी कराया, ये जो क्वेश्चंस कराए हैं बेसिक क्वेश्चंस मान के चलिए, क्योंकि अगला जो लेक्चर मैं लेके आ रही हूँ, नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा इस चैप्टर का, उसमें मैं बात करने वाली हूँ वर्क डन के अच्छे अच्छे हॉट क्वेश्चन की, एकदम न्यूमेरिकल्स ऐसे होंगे तगड़े जिसमें आपको मजा आ जाएगा सवाल करने में, मतलब कॉम्पिटेटिव लेवल के वर्क डन के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सो वर्क डन अभी फिनिश नहीं हुआ है, वी आर गोइंग टू डू द वर्क डन बट ओनली क्वेश्चन पोर्शन। ओके अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में लगाने वाले हैं। ओके सो बने रहिएगा मेरे साथ, और चलिए जल्दी से नेक्स्ट लेक्चर के लिए
जुड़ जाना मेरे साथ। ओके, सो एवरीवन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव ए नाइस डे। अच्छे से पढ़ाई करना, और जिन जिन बच्चों को इसके आपको सारे नोट्स चाहिए वो सबको नोट्स मिल जाएंगे कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में। ओके, जिन भी बच्चों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही अगली वीडियो आ जाए आपके पास क्या आ जाएगा, नोटिफिकेशन। ओके एवरीवन, सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ नाइस डे, बाय।